बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पैराडाइज कॉलेज शकरगढ़ की तरफ से आपको ऑनलाइन स्टडी सेशन में वेलकम किया जाता है। हम इससे प्रीवियस वीडियो में वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तक जो सेकंड चैप्टर है उसकी रेलेवेंट एक्सरसाइज कर रहे थे और आज हम उससे आगे शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ a प्लस बी टू वेक्टर्स का सम अगर हमारे पास 0 आता है तो स्टेटमेंट ये है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। तो आप उनके कंपोनेंट्स के बारे में क्या कहेंगे। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। हियर 2.7 इफ अगर a और b का सम 0 है तो मीन्स के a और b एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं, और अगर नेगेटिव वेक्टर है तो आप इनके कंपोनेंट्स को किस तरह से दिखाते हैं। आइए सबसे पहले हम एक एक्स वाई प्लेन में बात कर लेते हैं। फॉर एक्स वाई प्लेन आपको दिखाई दे रहा है वेक्टर a एक्स वाई प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स a का x कंपोनेंट लेफ्ट से राइट और y कंपोनेंट बॉटम से टॉप को है, और माइनस b यानी a और b एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं तो मीन्स के b a की ही लेंथ के बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। दिस इज वेक्टर b। अगर आप इसके कंपोनेंट्स लेते हैं तो टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आपको दिखाई दे रहा है ये b का x कंपोनेंट जो राइट से लेफ्ट है और b का y कंपोनेंट जो ऊपर से नीचे है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इनके x कंपोनेंट्स भी ऑपोजिट हैं और y कंपोनेंट्स भी ऑपोजिट हैं। क्या नजर आ रहा है, ax इक्वल है माइनस बी एक्स के और ay इक्वल है माइनस बी वाई के, और अगर स्पेस का केस होता तो z कंपोनेंट्स भी ऑपोजिट होते। तो क्या रिजल्ट आया, शोज इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑपोजिट होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 2.8 में हमसे एक स्टेटमेंट पूछ रहा है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर a हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी वो कौन सी सूरत हाल होगी जब वेक्टर a के दोनों कंपोनेंट्स इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। तो आए इसको पहले बोर्ड पे स्केच करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है वेक्टर a जिसकी लेंथ o से p तक है और इसकी रेफरेंस लाइन थीटा एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ। तो प्लेन में जब भी कोई वेक्टर होता है उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, उसको लेने का तरीका आप जानते हैं कि टिप से परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं। तो O से S तक वेक्टर का x कंपोनेंट ax है और ये ay है परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट। आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। कब ऐसा होगा कि दोनों कंपोनेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। तो आए हम इसकी कंपोनेंट्स की पहले वैल्यूज को लिखें। हम जानते हैं कि ax ये हम फाइंड कर चुके हैं, a cos थीटा है और ay a sin थीटा है। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों कंपोनेंट्स की लेंथ इस एंगल पे डिपेंड कर रही है। ज़रा हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो आप देखें कि अगर हमारी ये लाइन x एक्सिस की तरफ रोटेट करें तो x कंपोनेंट बढ़ता जाएगा और y कंपोनेंट कम होता जाएगा, और अगर यही लेंथ y की तरफ रोटेट करती है तो y कंपोनेंट साइज में लेंथ में बढ़ता जाएगा और x कंपोनेंट कम होता जाएगा। वी हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर एंगल
एट विच बोथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो आइए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। एक वेक्टर ए ओ से पी तक एक वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में है और आपको वो फिगर में दिखाया गया है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास ए एक्स कंपोनेंट की वैल्यू ए वाई के बराबर होनी चाहिए। ए एक्स आप जानते हैं ए कॉस थीटा, ए वाई ए साइन थीटा। ए अगर दोनों तरफ से कैंसिल होता है, साइन और कॉस की रेशो को हम इकट्ठा कर लेते हैं। साइन ओवर कॉस आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। यहाँ एक बात बताता चलूँ कि ये 45 डिग्री वो एंगल है जो वेक्टर ए बना रहा है। कब? जब उसके दोनों कंपोनेंट्स बराबर हैं, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, ये भी याद रखना है। तो पहले इसका आंसर लिखते हैं। शोज एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री बोथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी इक्वल। लेकिन साथ में ब्रैकेट में लिखता हूं दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप जरा रिमाइंड करें, आपको 2 दिन पहले ओरिएंटेशन के बारे में कुछ बताया था कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में ओरिएंटेशन कैसे ली जाती है। तो तरीकाकार आपको पता होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा ही उसकी ओरिएंटेशन है, लेकिन सेकंड में आप 180 में से माइनस करते हैं, थर्ड में 180 में से प्लस करते हैं और फोर्थ में 360 में से माइनस करते हैं। तो ये बात आपका एक एमसीक्यू हो सकता है, तो इसको हम एमसीक्यू के ही अंदाज में लिखते हैं। ये पॉइंट आपके सामने बनाया जा रहा है, इस पॉइंट पे आप गौर कर लें। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हमारी रिक्वायर्ड ओरिएंटेशन क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 45 डिग्री, लेकिन सेकंड में क्या होगा? 180 माइनस 45 डिग्री। आपने इसको सॉल्व करना है, ये कितना आता है? थर्ड में क्या होगा? 180 प्लस 45 डिग्री और फोर्थ में 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके सामने लिखा है आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए कि जब ओरिएंटेशन हमने पढ़ी थी तो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के केसेस पढ़े थे। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि वो कौन सा, अगर 45 के अलावा कोई एंगल दिया हो और आपको एमसीक्यू में सेलेक्ट करना पड़े, तो आप इनमें से चेक कर रहे हैं कि इनमें कोई एंगल तो नहीं आ रहा जिस पर हमारा रिक्वायरमेंट मिल रही हो, मीट कर रही हो। ठीक है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। बहरहाल आपकी बुक का जो आंसर है वो यहाँ तक मुकम्मल हो सकता है, इस पॉइंट को आपने याद रख लेना है। चलते हैं आगे। 2.9 बच्चों, ये स्टेटमेंट है, इज इट पॉसिबल टू ऐड ए स्केलर क्वांटिटी टू वेक्टर क्वांटिटी? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? उसकी वजह यह है कि स्केलर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है और स्केलर्स आपस में ऐड किए जाते हैं आम अलजबरा के मेथड से। और आपको ये भी बताया था कि स्केलर्स भी सिर्फ वो आपस में ऐड होते हैं जिनकी क्वांटिटी सिमिलर हो और यूनिट भी सेम हो। ठीक है, और वेक्टर की पहचान एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ होती है और डायरेक्शंस कभी भी सिंपल अलजबरा से ऐड नहीं हो सकती। तो सिंपल आंसर है कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, दोनों की अपनी पहचान है और आप कभी भी उनको आपस में ऐड नहीं कर सकते। तो आए इसको लिखते हैं। तो
देखें, दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। स्केलर्स की एडिशन सिंपल अलजेब्रा से होती है। मसलन आप मिसाल दे लें, आपके पास 10 किलोग्राम मैस है, आपने 5 किलोग्राम और लिया कहीं से, तो आपको पता है कि टोटल 15 किलोग्राम हो गया। ये तो ठीक है, लेकिन वेक्टर्स की एडिशन सिंपल अलजेब्रा से नहीं होती। ये एक पर्टिकुलर मेथड से है जिसको हेड टू टेल रूल कहते हैं, और आप इसको जानते हैं। और ये डायरेक्शन की वजह से है, क्योंकि डायरेक्शन ही इसको हेड टू टेल रूल की तरफ लेके जाती है। अब मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, इसको अपने आंसर का हिस्सा नहीं बनाना। इस ब्लॉक में मैं लिख रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप पॉइंट ए से 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चले, ठीक है, 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चले और पॉइंट पी पर पहुंचे। अब उसके बाद आप 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चले और पॉइंट क्यू पे पहुंचे। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने चलने वाले पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक 15 किलोमीटर दूर हूं? तो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ए से क्यू तक जो डिस्टेंस है वो 15 नहीं है। सो स्केलर्स की एडिशन तो सिंपल अलजेब्रा से होगी, लेकिन वेक्टर्स की एडिशन सिंपल अलजेब्रा से नहीं होगी, ठीक है। तो आप यकीनन नहीं कहेंगे कि हमारा ए से क्यू तक का डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, बिल्कुल नहीं है। सो आप इनको 10 और 5 को यहाँ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्वांटिटी है और हमारा रिजल्ट भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आया है। तो जब डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो फिर सिंपल अलजेब्रा अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ये बातें, लाइनें तो जस्ट 2 या 3 थी, लेकिन आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। 2.10 यानी 10वां शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी 9th शॉर्ट क्वेश्चन से की तरह है या उसी से सिमिलर है। अब कह रहे हैं कि कैन यू ऐड 0 टू नल वेक्टर। बड़ा अजीब सवाल, थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो लगेगा कि 0 एक नंबर है, एक स्केलर है, और नल वेक्टर एक बहरहाल वेक्टर है। गो के नल वेक्टर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन उसके साथ वेक्टर का वर्ड लगा हुआ है। और आपको ये बात भी बताई थी कि नल वेक्टर कोई ऑपरेटिंग वेक्टर नहीं है, बल्कि ये हमेशा रिजल्ट के तौर पर आता है। तो जब हमने नल वेक्टर को मान लिया कि वो एक वेक्टर ही है या किसी वेक्टर ऑपरेशन के नतीजे में आने वाला रिजल्ट है, और 0 एक नंबर है, एक स्केलर है, तो कभी भी स्केलर और वेक्टर आप ऐड नहीं कर सकते। ये बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो रूल्स के अकॉर्डिंग, हालांकि कोई अगर मुझे ये कहे, ये मैं आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ कि 0 एक नंबर है और इसमें नल वेक्टर एक ऐड कर भी दें तो रिजल्ट नल वेक्टर ही लिख दें, तो हर्ज क्या है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, रूल्स के अकॉर्डिंग बात गलत हो जाएगी, क्योंकि 0 एक नंबर जो बेसिकली एक स्केलर नंबर है, ठीक है, और ये 0 जिसके ऊपर एरो लगाया है ये एक 0 वेक्टर है, यानी नल वेक्टर है। तो देख लें, स्केलर और वेक्टर आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो आप इसका रिजल्ट इस तरह से नहीं लिख सकते। ये इतनी ज़्यादा बातें बोलने का मकसद था आपके माइंड में ये बात बैठ जाए, तो लिखने में आंसर इसका सिर्फ एक लाइन का है कि नहीं, हम इनको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा इसको, नो बिकॉज 0 इज ए नंबर while जबकि null vector is a vector। और सिंपल बात है वही, कैन नॉट ऐड स्केलर, और हम कभी भी स्केलर और वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। तो होपफुली ये जो आपके सामने लिखा था इसका भी पता लग गया। अगर एमसीक्यू में कुछ इस तरह से पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और आपके इंटरेस्ट के लिए एक बात बताता चलूँ, ये भी आपकी इंफॉर्मेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। वो ये कि अगर आपको 2 प्लस वेक्टर ए कहा जाता है तो क्या आप किसी नंबर में कोई वेक्टर ऐड कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, ये भी नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि 2 एक स्केलर नंबर है और एक वेक्टर है, और स्केलर और वेक्टर आपस में ऐड नहीं हो सकते।
जी बेटा, नंबर 11 शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि दो वेक्टर्स हैं, उनकी मैग्नीट्यूड्स अनइक्वल हैं, क्या उनका सम ज़ीरो हो सकता है? आप याद करें, हमने नल वेक्टर जब आपको डेफिनेशन में पढ़ाया था तो 2 पॉइंट लिखवाए थे कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड्स का केस हो तो फिर कम से कम 2 वेक्टर होने चाहिए जो एक दूसरे को के नेगेटिव हों। लेकिन यहाँ वो क्या कह रहा है कि 2 वेक्टर्स हैं और मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, तो इनका सम ज़ीरो आएगा? तो हेड टू टेल रूल से इनका सम ज़ीरो नहीं आएगा। पहले इसको हम लिखते हैं, नो, बिकॉज sum of two vectors gives zero resultant if both have same magnitude and opposite direction। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे कि अगर a और b इन दोनों का सम ज़ीरो आता है तो इसका मतलब है कि a इक्वल होना चाहिए माइनस b के, और a माइनस b के इक्वल कब होगा? इफ a की लेंथ b की लेंथ बराबर होगी और दोनों की डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर्स ऑपोजिट होंगे। ठीक है, तो आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। अब तो हेड टू टेल रूल से इनका सम ज़ीरो यकीनन आप ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर a की लेंथ ज़्यादा होती, b की कम होती, तो हम हेड टू टेल रूल से कभी भी रिजल्ट ज़ीरो नहीं ले सकते थे। अब a और b का सम ज़ीरो आएगा। ठीक है, और एक डायग्राम और बना देता हूं, बट इफ a की लेंथ होती ये और b की लेंथ ये होती, तो क्या अब a और b का सम ज़ीरो आना था? तो आपने कहना था अब a और b का सम नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। आपने अपने आंसर में यहाँ तक ही अगर बात लिख दें तो कंप्लीट है, और अगर इस मैथमेटिकल शक्ल को लिख देते हैं मोर बेटर, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, अब बच्चों हम न्यूमेरिकल के पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स हो चुके थे। आपको बताता चलूँ कि हम शॉर्ट और न्यूमेरिकल्स को कोशिश कर रहे हैं कि चैप्टर के ब्रेकअप के साथ साथ हम आपको करवाएं। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने रखने लगे हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स यू हैव ऑलरेडी डन। तो नंबर 3 पे आते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए। ए एक वेक्टर दिया है और उसका यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3। बेटा आपको गिवन क्या है? वेक्टर ए 4i + 3j। जरा इस वेक्टर को गौर से देखें और मुझे बताएं कि ये किस क्वाड्रेंट में है। एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे कि ये यकीनन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, आप इसको स्केच चाहे ना करें, इसका आपने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। यू हैव टू डिटरमाइन यूनिट वेक्टर ऑफ ए, और आप जानते हैं यूनिट वेक्टर का सिंबल ये होता है सॉल्यूशन। अच्छा, हम पहले इसको फाइंड कर देते हैं, बाद में इसका मैं स्केच भी कर देता हूँ। ठीक है, तो वी नाउ दैट आपको डेफिनेशंस पढ़ाई गई हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे हासिल होता है, वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करके। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि एक वेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं, तो मैं इसे मुकम्मल लिखता हूँ कि एक वेक्टर बेसिकली प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड का और यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन का। तो यूनिट वेक्टर कैसे ऑब्टेन होता है? When you divide a vector with its magnitude,
किसी भी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करके। ये इक्वेशन नंबर 1 है। वेक्टर हमारे पास है, हमने जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए और आप इसको फाइंड कर लेंगे। नाउ आप बच्चों ये बताएं, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पढ़ाया है 2 दिन पहले, स्क्वायर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। x कंपोनेंट कितना है अपने वेक्टर में देखें, i के साथ कोफिशिएंट 4, y कंपोनेंट कितना है j के साथ कोफिशिएंट 3। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 और ये आ जाएगा 5। ज़रा सोचे मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 विल बिकम, इक्वेशन 1 क्या बनेगी भाई, सिंपल है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आपके पास है 4i प्लस 3j और मैग्नीट्यूड है 5, ये आपका रिजल्ट है। हेंस द रिक्वायर्ड। कंप्लीट हो गया, लेकिन आपके इंटरेस्ट के लिए मैं इसे स्केच कर रहा हूं क्योंकि आगे भी स्केचिंग हमने करनी है, तो इसको भी स्केच करते हैं। आइए एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। अब मैं ये डॉटेड बना रहा हूं और ये आपके लिए एक्स्ट्रा वर्क है, ना भी करें तो कोई इसमें गलती की बात नहीं है। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। एक्स पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6, -1 -2 3 4, वाई प्लस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इसी तरह माइनस में। ज़रा फाइंड करें 4i, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 4 यूनिट्स 1 2 3 एंड 4। अब 4 यूनिट्स के बाद 3 यूनिट्स y पे जाना है, 1 2 एंड 3। ये कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 3 और ये आपका वेक्टर a है। अब आप समझ गए होंगे 4i प्लस 3j और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या था भाई, इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बता रहा है, तो ये यूनिट वेक्टर है टिप। और आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे लेते हैं, जब वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो जो डायरेक्शन है वो आपको हासिल हो जाती है। तो आपको नजर आ रहा है कि हमारा वेक्टर एक्स वाई के दरमियान इस तरफ है। दिस इज यूनिट वेक्टर। होपफुली यू गेट इट। आगे चलते हैं। 2.4 में है, टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट r1 एंड r2। दो पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए हैं और वो दो पोजीशन वेक्टर दो पार्टिकल्स की लोकेशन बता रहे हैं। आइए हम पहले इसका डाटा साथ साथ लिखते हैं, उसके बाद हमें पता लगेगा कि हमने फाइंड क्या करना है। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज 2.4। बल्कि मैं इस पूरी स्टेटमेंट को लिखता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में पहले भी हम पूरी स्टेटमेंट लिखते आए हैं। तो जी डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट बोर्ड पर आपके सामने है। टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट r1 पोजीशन वेक्टर एंड r2 पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली। चले मैं इसका आपके इंटरेस्ट के लिए स्केच भी करूंगा। आपने पहले डाटा को गौर करना है कि फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर ये है। आप जरा गौर से देखें फर्स्ट पार्टिकल कहाँ है, यकीनन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकंड पार्टिकल कहाँ है, ये सेकंड पार्टिकल आपके सेकंड क्वाड्रेंट में है जिसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। अच्छा ये तो आपको गिवन है, तो साथ साथ पहले लिख लेते हैं गिवन दैट
position vector of first particle, that is r1 3i plus 7j। इसी तरह सेकेंड वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है -2i प्लस 3j। अच्छा, आपको फाइंड क्या करना है? आपको r2 माइनस r1 की मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन फाइंड करनी है। तो हमें अपनी पहले रिक्वायरमेंट का बताओ। यू हैव टू डिटरमाइन r2 माइनस r1, मॉड में लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ये फाइंड करनी है एक, और सेकंड में आपने ओरिएंटेशन विद एक्स एक्सिस, ओरिएंटेशन ऑफ, ये आपका बच्चों डाटा है। मैं पहले इसकी फाइंडिंग की तरफ आऊं, लास्ट पे इसको स्केच भी करेंगे, ठीक है। हमने r2 माइनस r1 को फाइंड करना है, तो पहले r2 माइनस r1 की वैल्यू फाइंड करें। r2 माइनस r1 इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे r2 को माइनस का साइन और r1 को। r2 हमारे पास -2i प्लस 3j और r1 है 3i प्लस 7j। देखिए इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपका रिजल्ट आएगा -2i प्लस 3j माइनस 3i माइनस 7j। इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए। आपको पता है कि वेक्टर्स जब ऐड या होते हैं तो उनके कंपोनेंट्स में ऐड होते हैं, तो i के साथ और j के साथ आपने इकट्ठा करना है, तो ये आ जाएगा -5i और -4j। गौर से देखें और बताएं ये रिजल्ट किस क्वाड्रेंट में है जिसका x और y दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं। तो इसको इधर ही बता देना जरूरी है। शोज इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये पहले लिख लेने का फायदा है कि जब हम ओरिएंटेशन फाइंड करेंगे तो फौरन थर्ड वाले की तरफ जहन जाना चाहिए। चले, वेक्टर फॉर्म है और आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। दिस इम्प्लाइज दैट, अब तरीका आपको पता है। अब आप इसको चाहें तो डायरेक्ट कर लें, क्योंकि ये बार बार आप करते आ रहे हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला स्क्वायर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लेन के लिए। बताएं एक्स कंपोनेंट की वैल्यू -5, वाई कंपोनेंट की -4, माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये आएगा 25 प्लस 16 41। स्क्वायर रूट 41 जब आप लेते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है 6.4 यूनिट्स। एक बात तो मुकम्मल हो गई कि आपने मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लिया। अब इसकी ओरिएंटेशन फाइंड करनी है। ऐसा वेक्टर जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ओरिएंटेशन आप जानते हैं। वी नो दैट थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फाई। आपको याद है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। इस y कंपोनेंट की वैल्यू 4 और x की 5। ये भी आपको बताया था कि यहाँ माइनस पुट नहीं करना, माइनस का मकसद क्वाड्रेंट को देखना होता है। अब tan इनवर्स 4 ओवर 5 करेंगे और उसमें 180 डिग्री आप प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। मैं इस वक्त बगैर कैलकुलेटर के कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आपने ऐसे करना है, 4 को 5 पे डिवाइड करना है, शिफ्ट tan करना है, तो tan इनवर्स हो जाएगा और उसमें जो भी आंसर आएगा उसमें 180 प्लस करेंगे तो ये आपका आंसर 219 डिग्री आना चाहिए। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। हैंस द रिक्वायर्ड। होपफुली बच्चों बहुत आसान तरीका था। पहले आपने वेक्टर को फाइंड किया जिस तरह से फाइंड करना था, आई और जे को इकट्ठा करके, फिर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की
और पता था कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो उसके हिसाब से आपने इसकी ओरिएंटेशन का पता लगाया। सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए मैं इसको स्केच करना चाहता हूँ, सिर्फ आप अगर गौर करें तो। हालांकि जिसको आप पेपर में करने की इसको ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए एक छोटा सा एक्स्ट्रा वर्क मैं कर रहा हूँ ताकि स्केचिंग की थोड़ी सी हमारी जो इंटरेस्ट है वो डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो आए हम इस क्वेश्चन को स्केच करते हैं। एक्स वाई प्लेन आपके सामने बनाई जा रही है। आप इसे जितना बेहतर अंदाज में करेंगे उतना आप इसको खूबसूरती से ड्रॉ करेंगे। पहले बेटा ये बताएं, हमारा फर्स्ट पार्टिकल किस क्वाड्रेंट में था? आपको पता है फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन थी 3 और 7। चले x1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह -1 2 3 4 एंड सो ऑन। y प्लस में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और ये y माइनस में आपके पास दिया गया है। आइए फर्स्ट पोजीशन पार्टिकल को देखते हैं। 3 और 7, x पे 3 यूनिट्स 1 2 एंड 3, और y पे 7 यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये कोऑर्डिनेट्स हुए 3 और 7, और आपका फर्स्ट पोजीशन वेक्टर ये है r1। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब बताएं r2 कहाँ है? -2 और 3 पे जाएं। x पे -1 -2 और प्लस का 3, ये कोऑर्डिनेट्स हुए -2 और 3, और ये आपका वेक्टर हुआ r2। मैं इसकी वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा, वो आपको वैसे ही पता है। अब बेटा आपने अपने आंसर में r2 में r1 को माइनस किया है, ठीक है, और आपका रिजल्ट किस क्वाड्रेंट में आया है? थर्ड में। थर्ड में कहाँ है? -5 और -4, ज़रा फाइंड करें ना। -5 -1 -2 3 4 और 5, और -4 1 2 3 एंड 4। तो ये कोऑर्डिनेट्स हुए -5 -4, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है जो इक्वल है r2 -r1 जो आपने अभी देखा है, और ये इसका एरो हेड है। आपको हेड टू टेल रूल तो अच्छी तरह याद होगा। हेड टू टेल रूल में क्या करते थे? एक वेक्टर के हेड से दूसरी की टेल मिलाते थे एडिशन में, और सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे? जिसको माइनस करना है उसका नेगेटिव ऐड करते थे। जरा देखें, अगर r2 में r1 ऐड करते तो इसके हेड से टेल मिलाते तो इधर ही आ जाते, लेकिन r2 में r1 हमने माइनस किया है, तो r1 माइनस किया तो मीन्स कि r1 का नेगेटिव ऐड किया है। तो r1 का नेगेटिव फिर क्या बन रहा है इस डायग्राम में, कि अगर हम इसको हेड टू टेल रूल से समझाएं तो ये आपने -r1 को ऐड किया है r2 में। r2 में किसको ऐड किया है? -r1 को। तो ये आपका वेक्टर है जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर ये चीज़ आपको मुश्किल लगे, वीडियो को ज़रा स्टॉप करें और ध्यान से देखें कि हमने किस तरह कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए अपने रिजल्ट को फाइंड किया है। बहरहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट ओरिएंटेशन तक ही अपनी बात को करें। बेटा 2.5 भी एक कंडीशनल न्यूमेरिकल है, हम इसकी तरफ चलने लगे। 2.5 में कहता है इफ वेक्टर b इज एडेड टू a, अगर b में a को ऐड करें तो रिजल्ट ये आता है। देखें वेक्टर्स नहीं दिए हुए बल्कि उनका सम दिया है। तो गिवन क्या हुआ? गिवन दैट अगर a में b को ऐड करें, a प्लस b, तो आपका रिजल्ट आता है 6i प्लस j, और अगर b सब्ट्रैक्ट करें a में से, इफ b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a में से b को माइनस करें, तो आपका रिजल्ट -4i
प्लस 7j आता है। तो कहता है कि इसके मुताबिक आप ए की मैग्नीट्यूड को फाइंड करें। यू हैव टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यानी ए मॉड, ये आपने फाइंड करना है। देखिए बेटा, ए मॉड तभी फाइंड होगा जब ए वेक्टर हमारे पास होगा। तो ए और बी तो गिवन भी नहीं है, लेकिन आप उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट्स को यूज करते हुए ए को फाइंड कर सकते हैं। जरा गौर से देखें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपको गिवन है। अगर हम इनको ऐड कर लें तो बी को ख़त्म कर देंगे और ए हमारे पास बच जाएगा। तो सिंपल ऐसे केस में जब दो वेक्टर्स का सम और एडिशन दिया हो तो फिर उनको आपस में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक वेक्टर को लिया जा सकता है। आप ज़रा गौर से देखें, यहाँ हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ऐड करके हमें बी वेक्टर हमारे रिजल्ट में से ख़त्म हो जाएगा और ए हमारे पास रहेगा। इसी तरह अगर बी फाइंड करना होता तो तरीका आपका सब्ट्रैक्शन होना था। चले, एडिंग 1 and 2, जब आप ऐड करते हैं प्लस बी माइनस बी खत्म, ए प्लस ए हेड टू टेल रूल से, तो क्या आएगा 2a। आई में आई को 6i और माइनस 4i, तो ये आ जाएगा 2i प्लस 8j। a किसके इक्वल आएगा? 2 यहाँ से कॉमन लेके इस 2 पे डिवाइड कर दें या इस 2 को जाके डिवाइड कर दें, आप समझ जाएंगे। i प्लस 4j ये आपका वेक्टर है। नाउ अब आप इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो ये क्या होगी? स्क्वायर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लेन के लिए। तो x कंपोनेंट का स्क्वायर, i के साथ कॉफिशिएंट 1, j के साथ कॉफिशिएंट 4, तो 1 प्लस 16 दैट इज 17 और 17 का स्क्वायर रूट लें तो ये 4.1 प्रॉबेबली आएगा यूनिट्स, और यही आपका आंसर है। मैं आपके इंटरेस्ट के लिए सिर्फ एक चीज़ आपको छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ। इसी न्यूमेरिकल के अंदर मुकम्मल हो चुका है, आपने ये एक छोटा सा काम है खुद करना है और आप बड़ी आसानी से इसको समझेंगे। आपने इसी वेक्टर की ओरिएंटेशन फाइंड करनी है, ठीक है? ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर ए। तो मेरा ख्याल है ओरिएंटेशन का आपको पता है कि किस तरह फाइंड करते हैं, बार बार करते आ रहे हैं। तो आप इसकी ओरिएंटेशन इस वेक्टर को देखते हुए फाइंड कर लेंगे। आगे चलते हैं। 2.6 बच्चों एक कंडीशनल क्वेश्चन है। इस कंडीशनल क्वेश्चन में क्या है? ए और बी दो वेक्टर्स दिए हैं, आपने क्या फाइंड करना है? अच्छा, इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं हल करूंगा और एक पार्ट मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो पहले इसको लिखते हैं कि गिवन क्या है। वेक्टर ए that is 2i plus 3j and vector b that is 3i minus 4j। ये दो वेक्टर है, वैसे कॉमन सेंस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये कहाँ है बोले? ये है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन आपने फाइंड क्या करना है? दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। दो पार्ट्स हैं, मैं इसके दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेता हूँ। यू हैव टू फाइंड बोथ, find magnitude and orientation of पार्ट ए क्या है? वेक्टर सी जो इक्वल है a प्लस बी के, और इसका बी पार्ट है वेक्टर डी जो इक्वल है 3a माइनस 2b। यानी आपको ये दो पार्ट्स फाइंड करने हैं। सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करें, फिर उसकी ओरिएंटेशन फाइंड करें, जबकि सी ए और बी का सम है। अच्छा, मैं बी पार्ट करता हूँ, ए मैं टोटली आपको दे रहा हूँ। आपने बी, क्योंकि बी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं ए पार्ट आपको दे रहा हूँ, बी पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ और आपने ए पार्ट के आंसर को निकालना है और कंपेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर आपसे पूछेंगे कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया। सॉल्यूशन
मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि पार्ट ए आपकी असाइनमेंट है जो बहुत आसान है, तो बी पार्ट मैं खुद कर रहा हूँ। फॉर पार्ट बी, पार्ट बी में हमें बताया जा रहा है कि वेक्टर डी इक्वल है 3a माइनस 2b के। तो क्यों ना पहले इस डी वेक्टर को फाइंड कर लें। कैसे फाइंड करेंगे? 3 इंटू वैक्टर a माइनस 2 इंटू वैक्टर b। a को पुट करें 2i प्लस 3j, b को पुट करें 3i माइनस g। आपको पता है कि जब नंबर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी मैग्नीट्यूड उसने टाइम्स हो जाती है। 6i प्लस 9j, माइनस की वजह से साइन पे गौर करना है, माइनस 6i माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 8j। कटिंग के बाद आपको नजर आ रहा है कि i तो खत्म हो गया, तो इसमें तो सिर्फ एक ही यूनिट वेक्टर बचेगा 17j। कॉमन सेंस है। क्या ये वेक्टर प्लेन में है? बिल्कुल नहीं भाई, ये वेक्टर तो लाइन के ऊपर है और y एक्सिस के ऊपर है। आपको समझ आ जानी चाहिए कि लाइन 1 डायमेंशनल होती है, तो ये सिर्फ y एक्सिस पॉजिटिव की तरफ ये वेक्टर है। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला प्लेन के लिए x कंपोनेंट का स्केयर, y का स्केयर, x कंपोनेंट तो है नहीं तो ये तो हो गया 0 और y कंपोनेंट है 17। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो आपका रिजल्ट आएगा 17 यूनिट्स। नाउ ओरिएंटेशन कैसे फाइंड करेंगे? थीटा tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x, y कंपोनेंट है 17, x क्या था 0। समथिंग ओवर 0 आप जानते हैं मैथमेटिक्स में समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी है, और आप टेबल में चेक करें tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री होता है। और अगर आप इसको स्केच करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। देखें x, x डैश, y, y डैश, x 1 2 3 4 so on, minus 1 2 and so on, y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17, काफ़ी ज़्यादा हो गए पॉइंट्स इसमें, ठीक है। तो आपका ये वेक्टर अलोंग y एक्सिस है जिसकी वैल्यू 17j बताई है। तो बताएं इसकी ओरिएंटेशन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है? तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। होपफुली आपको समझ आ गई। जिस पार्ट को आपने फाइंड करना है उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फाइंड कर लेंगे। आज के दिन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।